तो हेलो दोस्तों। हम सबसे पहले आज करेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेंस एक्ट। बीएनएस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके एमसीक्यू करनी बाकी है अभी। तब मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मतलब हमने जो है बीएनएस की मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जो जेएमएफसी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे ख़त्म कर दिए थे। अब इसी की तरह हम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, बहुत बड़ी एक्ट नहीं है इसलिए छोटे ही सेक्शंस है, वो सारे कंप्लीट एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं इस एक्ट के। तो कहना क्या चाहती है एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो जानते हैं। कह रही है कि भाई एन एक्ट टू प्रोहिबिट the indecent representation of women through advertisement और इन पब्लिकेशन या फिर राइटिंग, पेंटिंग या फिर फिगर्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें और इन एनी अदर मैनर, ठीक है, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हो, जिससे भी मतलब वुमन का जो हम कह सकते हैं कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकता हो, ठीक है, जिससे भी उनके दिमाग को हार्म हो सकता हो, मेंटली उनको स्ट्रेस हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो पब्लिक नहीं हो सकती है। मतलब पब्लिकेशन में, राइटिंग में या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को बेसिकली ये जो है पब्लिकेशन को रोकने का काम करती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। वुमन वेयर ऑब्जेक्टिफाइड एंड रिप्रेजेंटेड इन इंडिसेंट मैनर, ठीक है। वुमेन्स को जो है हम गलत तरीके से ऑब्जेक्टिफाइड करते हैं। वुमन वर ऑब्जेक्टिफाइड एंड रिप्रेजेंटेड इन इंडिसेंट मैनर, ठीक है, गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कह सकते हैं कि उनकी कोई ऐसी चीज़ें बताकर या फिर कुछ भी ऐसा दिखाकर, ठीक है, तो जिससे कि उनके मेंटल उस कह सकते हैं कि जो उनका मेंटल पीस है वो थोड़ा ख़राब होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये सिर्फ सोसाइटी की मोरालिटी को ही जो है वो बिगाड़ता नहीं है, बल्कि बट साथ ही साथ जो है बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशंस, जो ह्यूमिलेशन हम कहते हैं, वो फेस करनी पड़ती है। एंड समाज की सारी महिला को जो है डिस्ट्रेस करती है ये चीज़ें। अब आईपीसी का जो कोई भी सेक्शन है वो इन्यूमरेट नहीं करता इस एक्ट को, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर। अब सेक्शन नंबर 1 आ जाता है। तो सेक्शन नंबर 1 के बारे में तो हम सब जानते हैं कि भाई क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, कह रहे हैं कि भाई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इसका टाइटल रहेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ये पूरे इंडिया तक एक्सटेंड होगा, ठीक है, इसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये एक्ट बना है, बट पूरे इंडिया के लिए बना है। तीसरा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, ठीक है। तो जो लाइन, तीसरी लाइन हमेशा हर एक्ट में होती है, वही इसके अंदर भी है। चौथा है कि एनफोर्समेंट डेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू के अंदर आ जाए। तो 2 अक्टूबर 1987 में जो है ये एक्ट एनफोर्स हुई थी। अब आ जाते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 2 पर, जो कि हमें सबको पता है कि भाई डेफिनेशन क्लॉज ही होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है, सिर्फ 6 या 7 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट में है। तो सबसे पहली डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोलती है कि एडवर्टीज़मेंट क्या है। तो भाई एडवर्टीज़मेंट में कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर या तो फिर कोई भी लेबल, रैपर या तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो विजिबल हो, देख सकते हो लोग उसको, एंड मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, लाइट से बना हो या फिर साउंड से बना हो, स्मोक से बना हो, गैस से बना हो, किसी भी चीज़ से बना हो, बट वो दिख रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है भाई, हाँ यहाँ पर कुछ है, तो उस चीज़ को हम एडवर्टीजमेंट बोलेंगे। अब सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है वो हमें बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कहती है कि भाई इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वे ऑफ सैम्पल्स, ठीक है,
वेदर फ्री और अदरवाइज, फ्री में हो या फिर पैसे लेके हो, किसी भी तरीके से हो। अब तीसरी जो डेफिनेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताती है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन है क्या। ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन क्या है? तो भाई इसका मतलब है कि मीन्स द डिपिसिट इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन। ठीक है, हर फॉर्म और बॉडी, ठीक है, और एनी पार्ट thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating, ठीक है, woman, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। ठीक है, ये चीज़ हमें बताई गई है इस पूरे एक्ट में। अब इसके बाद आ जाता है लेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमें लेबल के बारे में बताती है, कहती है कि भाई मीन्स एनी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेबल बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है पैकेज की। पैकेज जब भी वर्ड आए ना तो हमारे मन में कुछ चीज़ें याद हो जानी चाहिए। बॉक्स हो सकता है, ठीक है, बॉक्स के अंदर पैकिंग होती है ना। फिर कर्टन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कर्टन ऐसे, वो भी एक टाइप का बॉक्स ही है। ठीक है, उसके बाद टीन हो सकता है, टीन का डब्बा हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर अदर कंटेनर, या तो फिर कोई भी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कुछ पैक हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैकेज बोलेंगे। अब लास्ट डेफिनेशन हमें बात करती है प्रिस्क्राइब के बारे में। प्रिस्क्राइब का मतलब ही है, सिंपल ही है कि भाई इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके बारे में। अब डेफिनेशन तो ख़त्म हो गई। इसके बाद हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 हमें क्या बोलता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर वुमेंस को ख़राब तरीके से, ठीक है, उनकी बॉडी के पार्ट्स को या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को अलग तरीके से, ख़राब तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, तो उसके प्रोहिबिशन के बारे में ये जो है सेक्शन नंबर 3 वो बात करता है। क्या बोलता है हमें कि भाई नो पर्सन शैल पब्लिश, कोई भी व्यक्ति पब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, और कॉज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन, टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन, ठीक है, पब्लिकेशन में पार्ट नहीं ले सकते, एंड या तो फिर एग्जीबिशन के अंदर पार्ट नहीं ले सकते, और एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर वुमेंस को ख़राब तरीके से दिखाया जाता हो, न्यूडिटी दिखाई जाती हो, या फिर किसी भी तरीके से उन, ऐसा कह सकते हैं कि भाई उनको ख़राब तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता हो, जिससे कि अगर कोई भी वुमन उसको देखेगी तो उनके मेंटल जो पीस होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो उस तरीके की किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एंड उसको प्रोहिबिट करने का ये जो है, मतलब ऐसी सारी एडवर्टीजमेंट, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं, पब्लिकेशंस है, उनको बैन करने का, उनको रोकने का बेसिकली ये सेक्शन नंबर 3 काम करता है। अब देखो जो सेक्शन नंबर 4 है वो हमें बताता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। अब देखिए हमें ये पता है कि भाई बहुत सारे लोग जो है ऐसी गलत गलत चीज़ें जो है, बुक्स है, पैम्पलेट्स है, और ऐसी सारी चीज़ों को बेचते हैं या फिर सर्कुलेट करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को, बुक्स को, पेपर को, पैम्पलेट्स को, ठीक है, फिर स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, और ये सारी ऐसी चीज़ों को बैन करने की जो है बात करता है ये सेक्शन नंबर 4। कहता है कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग, ठीक है, सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पब्लिकेशन है जो कि बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही गुड है, सोसाइटी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान जो है उसका है, एंड वो किसी गुड फेथ में कुछ चीज़ को पब्लिश कर रहा है। ठीक है,
उसने कुछ चीज़ ऐसी दिखाई कि भाई इस तरीके का कोई क्राइम होते हुए दिखाया, फ़ोटो दिखाई, ठीक है? कि भाई कोई बंदा छेड़ रहा है किसी लड़की को, पर वुमन को। तो ऐसी सारी चीज़ जो गुड फेथ में की गई हो, वो इसके अंदर सबसे पहले तो इंक्लूड नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें जो है रिलीजियस पर्पस के लिए भी जो है बोनाफाइड इंटेंशन से, ठीक है, गुड इंटेंशन से जो है वो पब्लिश की जाती है। तो उन केसेस के अंदर भी ये सारी चीज़ों को मतलब ये नहीं माना जाएगा कि भाई वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन कर रहा है। अब ये क्यों बोला गया है यहाँ पर, बिकॉज हम जानते हैं कि कुछ हिंदू टेम्पल्स जो होते हैं, हमारे टेम्पल्स, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ मूर्ति ऐसी बनी होती है जिसके अंदर एडल्ट कह सकते हैं कि थोड़ी पोर्ट्रेट्स होते हैं, ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, ठीक है। बट वो जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए है, और एक नोटिफिकेशन के द्वारा पहले से ही ऐसा बोल दिया गया है कि भाई एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स विद इन मीनिंग ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेनिंग रिमेन्स एक्ट, ठीक है, 1958 के अंदर अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को जो है हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन नहीं मानेंगे। फिर इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था सेक्शन नंबर 4। अब सीधा आ जाता है सेक्शन नंबर 5 के बारे में। बोलता है कि भाई पावर टू एंटर एंड सर्च। अब ये जो सेक्शन है ना, हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है, आईपीसी में भी देखा है, जब हम प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट कर रहे थे, या फिर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट कर रहे थे, इन सभी के अंदर हमने पावर टू एंटर एंड सर्च देखा है। अब हम जानते थे कि गैम्बलिंग एक्ट हो या फिर गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट हो, उन सारी एक्ट्स के अंदर जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर मतलब सब इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट का कोई पर्सन होना चाहिए, या फिर किसी ऊपरी पुलिस वाले की जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती थी, और हाँ, फिर कोई जो पुलिस ऑफिसर था वो जा सकता था और तहकीकात कर सकता था अगर उसको जो है वैलिड इंफॉर्मेशन मिली हो, या फिर उसे शक हो उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भाई अगर उसको कुछ चीज़ें मिलती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर से ऐसे कुछ पैम्पलेट्स, ड्राइंग्स, या फिर कोई ऐसी बुक्स या फिर ऐसी चीज़ें मिलने की संभावना है, तो उस केस में वो पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर जो है वो वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर तहकीकात कर सकते हैं, एंड वो सारी चीज़ें टेम्पलेट्स हो या फिर पैम्पलेट्स हो, बुक्स हो, एडवर्टीजमेंट्स कोई भी प्रकार की हो, तो उन सारी चीज़ों को जब्त कर सकते हैं और कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। अब वहाँ पर कोई भी रजिस्टर हो या फिर कुछ भी हो, तो उन सब चीज़ों को भी सर्च करने का राइट जो है वो उन पुलिस वालों के पास आ जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस की भी बात की है। भई एक्सेप्शंस में सबसे पहले तो बोला है कि भई कोई भी एंट्री जो है वो नहीं हो सकती एक प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस के अंदर, अगर आपके पास वारंट नहीं है तो। तो वारंट के बिना तो कोई एंटर नहीं कर सकता प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस के अंदर, ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। वारंट कैसे मिलेगा, हम जानते हैं कि भई कोई भी पुख्ता सबूत हो कि भई इस तरीके की चीज़ें जो है, मतलब कि जिसको बेचा जा सकता है, सेलेबल वैल्यू है जिसकी, ठीक है। पैम्पलेट हो सकता है, बुक्स हो सकती है, या फिर यहाँ पर लिखा है ना कि एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, उन सभी के बारे में जो है पुलिस वाला अगर रिपोर्ट करता है और वो वारंट निकलवा लेता है, ठीक है, तो उसे राइट है कि वो एक प्राइवेट वेलिंग हाउस के अंदर जा सकता है। फिर इसके बाद हमें सीज़र्स की बात की गई है कि भाई वहाँ से कुछ चीज़ें आप जो है वो ले लो, ठीक है। तो उन सीज़र्स, डॉक्यूमेंट सीज़र्स की बात की गई है कि अगर आपके पास पुख्ता वारंट है, ठीक है, वारंट है कि भाई मैं जा सकता हूँ, तहकीकात कर सकता हूँ, अगर मेरे को कोई भी डाउटफुल चीज़ मिली तो मैं उसे सीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये किसके अंदर में होगा, सेक्शन नंबर 94 ऑफ द सेड एक्ट। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 6, पेनल्टी की बात करता है भाई, ठीक है। तो भाई बोल रहा है कि सेक्शन नंबर 3 और 4 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर इस तरीके का अपराध करता है, ठीक है, मतलब कि सेक्शन नंबर 3 और 4 में मेंशन किए गए हैं जो अपराध अगर वो करता है, ठीक है, तो फर्स्ट कन्विक्शन, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम वो पकड़ा जाता है तो तब उसको क्या सज़ा होगी पता है, 2 साल तक की जो है, 2 साल तक का कारावास हो सकता है, एंड 2000 तक रुपए का फाइन हो सकता है। अब उसने, उसी पर्सन ने सेकंड टाइम ऑफेंस किया, सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया, ठीक है, वो पकड़ा गया वापस से, तो मिनिमम जो है
6 महीने तक की सज़ा होगी। एंड वो एक्सटेंड कब तक हो सकती है? यहाँ पर लिखा है कि एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स तक, ठीक है। 5 साल तक जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। एंड 10,000 तक का फाइन भी इसमें लगाया जा सकता है। 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 लाख रुपीज़ तक। अब इसके बाद जो है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9, ठीक है, और सेक्शन नंबर 10 पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। इतने ही 4 ही सेक्शन नंबर बचते हैं, तो एक एक करके हम ख़त्म कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 हमें बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनीज भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस करती है, हम जानते हैं कि भाई वो कुछ गलत चीज़ें जो है वो पब्लिश कर देती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को बैन करने की सेक्शन नंबर 7 बात करता है, वो करेंगे एक बार। अब सवाल ये आता है कि भाई कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो उन सारे व्यक्ति को पनिशमेंट मिल जाएगी? नहीं। यहाँ पर ऐसा क्लियरली बोला गया है कि भाई एक कंपनी है, उसने ऐसा कोई भी कृत्य कर दिया, ऐसा कोई भी काम कर दिया, ठीक है, तो जो पर्सन इंचार्ज होगा, ठीक है, जब वो एड आई, ठीक है, तो उसकी देखभाल कर रहा होगा या फिर वो जिम्मेदार हो सकता है उस वो एडवर्टीजमेंट आने अ, तक के टाइम के लिए, ठीक है। तो उस व्यक्ति को और उन सारे व्यक्ति को जो हैंडलिंग कर रहे थे, ठीक है, उन सभी लोगों को पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि भाई इंचार्ज में तो था कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बट उस अगर वो ऐसा प्रूव करने में सक्षम है, अगर वो अच्छे तरीके से प्रूव कर देता है कि भाई मेरी परमिशन तो थी नहीं, मेरी नॉलेज के बिना किसी ने ऐसी चीज़ें पोस्ट कर दी या पब्लिश कर दी, ठीक है, मैंने अपना कंसर्ट नहीं दिया था, अगर वो व्यक्ति प्रूव कर लेता है, तो फिर इस एक्ट का और इस सब सेक्शन का जो नियम है उसको सज़ा नहीं दिलवा सकता है। उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसने सारी जो है अपनी शक्ति लगा दी कि इस तरीके की कोई घटना ना बने, एंड फिर भी उसकी नॉलेज के बिना ऐसी कोई चीज़ घट गई, ठीक है, मतलब किसी ने कर दी, तो फिर उसको सज़ा इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अब सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है कि भाई ऐसा प्रूव हो चुका है कि भाई कंपनी के द्वारा गुनाह तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी कौन कौन हो सकते हैं? वो 4 ऑफिसर्स, ठीक है। डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी बड़ी पोस्ट पे रहने वाला जो बंदा है, जिनके नॉलेज में ये बात आई नहीं है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता, ऐसा लॉ मानेगा, ठीक है। और इसके वजह से इन लोगों को इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो अब सेक्शन नंबर 8 की बात करते हैं। बोलता है कि भाई ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973 2 of 1974, ठीक है, an offense punishable under this act shall be bailable, ठीक है। ये ए नंबर का सब 1 नंबर का सब क्लॉज है, और सब क्लॉज 2 अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई बोल रहा है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, शैल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ये बोला गया है। बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ तो है नहीं। और अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 9। अब सेक्शन नंबर 9 हमें बात करता है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। हमने गुड फेथ में तो पब्लिकेशन के बारे में बात कर दी थी कि भाई कोई ऐसा पब्लिकेशन हाउस है जो बहुत ही वेल नोन है, उसकी इज्जत बहुत है सोसाइटी के अंदर, और वो किसी गुड फेथ के कारण कर रहा है, तो अगर वो ऐसा कोई भी तस्वीर को छाप रहा है, पब्लिश कर रहा है, ठीक है, जिससे कि वो नॉलेज देने के लिए, सोसाइटी में नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, गुड नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए अगर वो कोई चीज़ को पब्लिश कर रहा है, तो उसको हम गुड फेथ में किया हुआ काम मानेंगे और उसको पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी की तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करती है, ठीक है, मतलब कि वो कुछ चीज़ को पब्लिश करती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रूल्स बनाती है या कुछ करती है, तो उनको भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन कर रहे हैं, ठीक है। वो गुड फेथ में बोनाफाइड वे में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको इसका एक्सेप्शन माना जाएगा। अब सेक्शन नंबर 10 हमें बात करता है पावर टू मेक रूल्स के बारे में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट है उनके पास पावर है
कि भाई वो जो है सारे रूल्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकती है, कुछ रूल्स अगर नेसेसरी है तो उनको हटा सकती है ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है नोटिफिकेशन देके, ठीक है। तो बस इसी की बात की है कि भाई पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, उसकी बात की गई है यहाँ पर। एंड बस यही कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कोई छोटा एक्ट पकड़ेंगे, अभी इस एक्ट को यहाँ तक ही रखते हैं, ख़त्म हो गया ये पूरा एक्ट। इसके एमसीक्यूज़ जो है एक बार हम लोग देख लेंगे, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।